इससे पहले भी संविधान पीठ के अंदर बहुत सारे फैसले हुए हैं जहां पर माइनॉरिटी का जजमेंट अल्टीमेटली बहुत ही सिग्निफिकेंट माना गया है, और बाद में उन्होंने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन है या किस तरह से हमारी डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगी उसको निर्धारित किया है। आपने जो एडीएम जबलपुर है उसका भी जिक्र किया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस तरह के फैसले डिसेंटिंग व्यूज होते हैं, चाहे वो एक ही जज के हों या एक से ज़्यादा जज के हों, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट होते हैं। और इसलिए भी क्योंकि इसी डिसेंटिंग व्यू के कारण आगे डायलॉग बढ़ता है। तो ये बहुत, और ये इसलिए भी हम देखेंगे इसमें सिग्निफिकेंट इसलिए है कि जस्टिस नागरत्ना जितने बाकी जजेस हैं उस तरीके से वो जूनियर जज हैं, लेकिन उन्होंने ये फैसला दिया और बहुत ही समझदारी के साथ अपनी बातों को रखा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह के डिसेंटिंग व्यूज केवल यहाँ नहीं बल्कि और भी जो फैसले होते हैं जहाँ ज़रूरी हो, ये नहीं कि केवल डिसेंट के लिए, वहाँ डिसेंटिंग व्यूज ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि ये उस जज की अपनी ताकत बताता है और ये बताता है कि किस तरह की इंडिविजुअल जो थिंकिंग है वो उसको मेजॉरिटी की वजह से अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा। दूसरी बात आपने कही, जहाँ तक किसी भी चर्चा के अंदर जब हम किसी जजमेंट के बारे में बात करते हैं तो वो चाहे क्रिटिसिज्म इन टर्म्स ऑफ अप्रिसिएशन हो या क्रिटिसिज्म इन टर्म्स ऑफ ये बताते हुए कि संविधान या जो लीगल प्रोविजंस हैं उनका पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया, तो ये तो एक तरीके से पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है। ऐसे क्रिटिसिज्म का होना तो बहुत ही ज़रूरी है, और मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में इस तरह की क्रिटिसिज्म को लेकर के कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन कर सकता है। अभी संविधान पीठ का दूसरा फैसला है जहां जस्टिस बीवी नागरत्ना ने फिर अपना डिसेंटिंग व्यू दिया है। हालांकि उसमें मेजॉरिटी का जो व्यू है वो भी काफी अच्छा है, लेकिन एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर के अपना डिसेंटिंग व्यू दिया है। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, संविधान पीठ ने ये बिल्कुल साफ किया है कि जो राइट टू डिसेंट है वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसी का पार्ट है, और ये जरूरी है कि लोग अपनी बात को स्पष्ट तौर से सबके सामने रखें, अगर लोगों को उससे इत्तेफाक नहीं होता है और उसको नहीं मानते हैं इसके बावजूद भी। तो वहाँ भी ये बात कही गई है कि ये ज़रूरी है कि हम अपनी जो जो एक्सप्रेशन है, अपनी ओपिनियन है, उसको बिल्कुल बिना किसी से प्रभावित हुए, बिना किसी प्रेशर के रख सकते हैं, क्योंकि वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। अब जो जहां तक इस जजमेंट की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट की बात है, ये इसको डिमोनेटाइजेशन को लेकर के, यहाँ पर जो डिवीजन जो जो मेजॉरिटी ने फैसला दिया है वो सारा सेक्शन 26 के इंटरप्रिटेशन को लेकर के दिया है। सेक्शन 26 का इंटरप्रिटेशन 26 से कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर सीरीज के जो नोट्स होते हैं किसी भी डिनोमिनेशन के, उस तरह के अगर उसको रोकना है किसी तरीके से, तो उसके बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बैंक है वो फैसला करेगा कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसके अंदर यह है कि केवल एक सीरीज के जो नोट्स हैं और एक सीरीज के जो डिनोमिनेशन है उसको ही आप रोक सकते हैं, और उसकी बेसिस के रिकमेंडेशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगा। जो मेजॉरिटी ने फैसला दिया वो ये दिया है कि कितनी भी सीरीज के हों और डिनोमिनेशंस के हों तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर अपना जो नोटबंदी का फैसला है, नोटिफिकेशन, वो इशू कर सकता है। माइनॉरिटी जजमेंट ने कहा है कि 26 के अंदर जो सेक्शन 26 है उसमें एक सीरीज के और एक डिनोमिनेशन के जो नोट्स हैं उन्हीं को हम नोटबंदी के दायरे में ला सकते हैं, उसी के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू कर सकता है। अगर ज्यादा सीरीज के हों और डिनोमिनेशन के हों तो उस स्थिति के अंदर जो फैसला है वो एक लेजिस्लेशन के थ्रू हो सकता है। प्लेनरी लेजिस्लेशन में जरूरी है कि उसके लिए एक ऑर्डिनेंस लाएं या उसके लिए कानून बनाएं। वो फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर से नहीं कर सकती। तो मेन तो दोनों का जो जो व्यूज हैं इसके ऊपर बिल्कुल अलग जाते हैं, लेकिन
जो माइनॉरिटी व्यू है उसके अंदर दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि 7 नवंबर 2016 को ये जो पूरा फैसला है, ये फैसला सेक्शन 26 के हिसाब से जो आरबीआई है और आरबीआई की जो जो अथॉरिटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बैंक, वहां से इमिनेट होना चाहिए, वहां से उठना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेटर भेजा 7 नवंबर 2016 को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, ये प्रपोजल करते हुए कि जो एग्जिस्टिंग नोट्स हैं 500 और 1000 बैंक के, उनको विड्रॉ करने की बात करी। ये जो फैसला है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ बैंक के पास उनकी 561वीं मीटिंग के में गया, जहां उन्होंने बोला कि ये जो ओल्ड बैंक नोट्स हैं, मतलब देखिए 7 को 8 तारीख को वहां पहुंचा इमीडिएटली, उसमें क्या विड्रॉ ऑफ लीगल टेंडर ऑफ ओल्ड बैंक नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 500 रुपीज एंड 1000 रुपीज, मतलब एग्जिस्टिंग नहीं था, उनका था कि ओल्ड नोट्स जो हैं उनको विड्रॉ करने की जरूरत है। दूसरा, जो दोनों के व्यूज थे इसमें अलग अलग थे बिल्कुल, क्योंकि बोर्ड के ओपिनियन में उन्होंने लिखा था कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ पेमेंट वगैरह को लेकर के फैसला हो रहा है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ब्लैक मनी, काउंटरफीटिंग और इलीगल फाइनेंसिंग को लेकर के ये फैसला हो रहा है। मतलब दोनों के जो व्यूज थे बिल्कुल अलग थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी बात, उनकी बात को ना मान करके अपनी तरीके से वो पूरा फैसला लिया, ये बिल्कुल साफ साफ जाहिर होता है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहने के बाद जो माइनॉरिटी जजमेंट है, उन्होंने अपने कंक्लूजन्स के बाद में ये लिखा है कि इसमें ये नहीं कि इसमें कोई मेलाफाइड इंटेंशन था। मेलाफाइड इंटेंशन को उन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया, जबकि ये मालूम पड़ता है कि अगर आप इन्हीं के फैसले को देखें और जो बीच के जजमेंट में लिखा है, तो अंत में लिखने की आवश्यकता है कि ये इसमें कोई गलत वो नहीं था। और अगर उन्होंने ये ब्लैक मनी को रोकने के लिए किया या जो इलीगल फाइनेंसिंग वगैरह होती थी उनको रोकने के लिए किया, ऐसा लगता है कि ये जो फैसला है ये जेन्युइन है। मतलब ये माना उन्होंने कि जो पूरा फैसला वो जेन्युइन है। तो जो डिफरेंस है वो केवल लीगल इंटरप्रिटेशन को लेकर के हुआ है। हालांकि जस्टिस नागरत्ना ने ये भी लिखा है बाद में कि इस तरह के फैसले अगर फ्यूचर में होते हैं तो ये सारे के सारे 26 के अंदर जो जो आने चाहिए, डिसीजन होना चाहिए, जो रिकमेंडेशन है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक वो लिख करके, और क्या वो सोशल और नेशनल इंटरेस्ट के अंदर नहीं, इस तरीके से वो फैसला आना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे ये लगती है कि लोगों को जो परेशानी हुई, क्योंकि हमेशा जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ये बोलते हैं कि लोगों को जितनी भी दिक्कत हुई, सिटीजन्स को जो परेशानी हुई, उस परेशानी के बारे में वो हम जब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है उसका, तो उसके बारे में उसका कोई महत्व नहीं होता। जबकि मुझे लगता है कि चर्चा इसके बारे में जरूर आनी चाहिए, क्योंकि एक लीगल टेंडर जो लोगों को दिया जाता है, उस लीगल टेंडर को आप आर्बिट्रेरली अगर विड्रॉ कर लेते हैं तो उसका अर्थ क्या हुआ। और जो परेशानी हम सब लोगों ने देखा, तो उस परेशानी का कहीं जिक्र नहीं आया कि आपने जिस तरीके से प्रोसेस है, जो प्रोसीजर का इस्तेमाल किया, उससे लोगों को कितनी दिक्कत हुई, कितनी परेशानी हुई। तो आपने जो बताया जजमेंट ठीक है उस तरीके से कि उन्होंने अपना माइनॉरिटी जजमेंट देकर के, डिसेंटिंग व्यू देकर के चीज़ों को स्पष्ट तौर से बताया कि ये पूरा चीज़ें लीगल नहीं थी, ये इलीगल थी। लेकिन उसके बावजूद भी अंत में जो स्थिति आती है उसमें ये कि ये प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, इसका कोई भी बेनिफिट किसी को नहीं मिलेगा। तो ये पूरे जजमेंट जो है उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो यही निकलता है कि एक लीगल इंटरप्रिटेशन दिया जिसके अंदर जो माइनॉरिटी व्यू ने बोला कि एक ही अगर आप एक ही डिनोमिनेशन का, एक ही सीरीज का अगर आप करते हैं तो आप नोटिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा सीरीज के नोट्स हैं और डिनोमिनेशन है तो वो उसके लिए आपको नया कानून लाना पड़ेगा। सिर्फ यही दोनों चीजों के अंदर भेद मुझे नजर आता है।